नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और इस विद्यापीठ कॉमर्स की जो फैमिली ग्रुप है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोग को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही कॉमर्स से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड अच्छी और उससे भी बढ़ के अच्छी वीडियोज। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूत्रधारी कंपनी और उसके लाभ और हानि। तो देखते हैं कि सूत्रधारी कंपनी, उसके लाभ और हानि क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये सूत्रधारी कंपनी है क्या चीज़। ठीक है, तो सूत्रधारी कंपनी क्या है। तो जब एक कंपनी का किसी दूसरे कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर नियंत्रण हो अथवा दूसरी कंपनी में आधे से अधिक मतों पर अधिकार हो, तो ऐसी कंपनी जो नियंत्रण स्थापित करती है वैसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, नियंत्रक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी। सिंपल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई, मान लीजिए कोई ए कंपनी है और बी कंपनी पर उन्होंने मतलब 50+ शेयर्स खरीद लिए, या जो 50+ उसके संचालक मंडल के सदस्य हैं वो दूसरी ए कंपनी के पक्ष में है। तो जो ए कंपनी है वो बी कंपनी की नियंत्रक कंपनी कहलाएगी, यानी सूत्रधारी कंपनी कहलाएगी, और बी कंपनी सहायक कंपनी कहलाएगी। ठीक, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। और आगे लिखा हुआ है, जिस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है उसे सहायक कंपनी या नियंत्रित कंपनी कहा जाता है, जिसे आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके हैं। तो चलिए, इसकी परिभाषा के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं कि वे कंपनियां जिनका अन्य कंपनियों में बहुमत हो तथा अन्य कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण हो, सूत्रधारी अथवा नियंत्रक कंपनी कहलाती है। वही बातें कि ऐसी कंपनियां जिनका अन्य कंपनी यानी दूसरों कंपनियों में बहुमत हो और दूसरी कंपनियों की गतिविधियों पर नियंत्रण भी हो, ऐसी कंपनियों को क्या कहा जाता है, तो सूत्रधारी या नियंत्रक कंपनी कहा जाता है। और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 में सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा लिखी गई है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि सूत्रधारी कंपनी का परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में वर्णित है। तो ध्यान रखिएगा कि धारा 2 के 46, उप धारा 46, इसको बहुत अच्छे से आप लोग याद कर सकते हैं। 2, 4 और 6 देख सकते हैं यहाँ पे, 2, 4 और 6, यानी कि धारा 2 के 4, 6 उप धारा में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, अब देखिए कंपनी अधिनियम 2013 क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की सूचीधारी कंपनी तभी मानी जाएगी जब दूसरी कंपनी उसकी सहायक हो। इसमें छोटा सा परिभाषा दिया गया है और बहुत विस्तृत नहीं किया गया। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बात है, एक नई वर्ड आ गया, सूचीधारी कंपनी। सूचीधारी कंपनी, संधारी कंपनी या सूत्रधारी कंपनी या नियंत्रक कंपनी सभी को एक ही कंपनी कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनीज। ठीक है, और होल्डिंग कंपनी तभी मानी जाएगी उस कंपनी को जब दूसरी कंपनी जो है उसकी सहायक कंपनी हो। ठीक, तब जो पहली कंपनी हो क्या मानी जाएगी, होल्डिंग कंपनी, यानी कि संधारी या सूत्रधारी कंपनी। चलिए, अब हम लोग इसके मेन पॉइंट पे आते हैं कि होल्डिंग कंपनियां जो होती हैं उनके लाभ क्या होते हैं, यानी सूत्रधारी कंपनियां जो होती हैं उनके लाभ क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जो होल्डिंग कंपनियां होती हैं इनके गठन में आसानी होती है। देखते हैं इसके बारे में कि होल्डिंग कंपनी बनाना काफ़ी आसान है। प्रवर्तक शेयर को खुले बाजार में खरीद सकते हैं और सहायक कंपनी के शेयर धारकों की सहमति की आवश्यकता नहीं, यानी कि खुले बाजार में भी इसको प्रवर्तक जो शेयर है इसके खरीद सकते हैं, और जो सहायक कंपनी उसके शेयर धारकों से सहमति लेना भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यक नहीं है, इसलिए इसके गठन में काफ़ी आसानी हो जाती है। और सेकेंड है कि बड़ी पूंजी। आप सिंपल सी मीन समझ सकते हैं कि जब दो कंपनियां
एक साथ मिलके ही काम करेंगी तो उनकी जो पूंजी होगी वो बड़ी होगी, जिससे जो उसमें लाभ है वो बड़े पैमाने पे होंगे और परियोजनाएं जो उसमें हैं वो बड़े बड़े पैमाने पे होंगी, जिससे कि उसकी पूंजी और बढ़ती चली जाएगी और उसमें लाभ और बढ़ते चले जाएंगे। और तीसरा है प्रतियोगिता से बचना। अब एक नई बात आ गई कि प्रतियोगिता से कैसे बचा जा सकता है। अब इसमें सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कि होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो उनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि व्यापार में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और व्यापार बड़े पैमाने पर और अच्छे से होती है। अब ध्यान दीजिए, चौथा क्या है, मेन पॉइंट कि बड़े पैमाने पर संचालन की अर्थव्यवस्था। अब सिंपल सी मीन है कि जब होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी दोनों की बिक्री को केंद्रीकृत कर दिया जाता है, यह थोक खरीद की वजह से मात्रा छूट और बेहतर क्रेडिट शर्तों का लाभ उठा सकता है। यह बिक्री के मामलों में खरीदारों से बेहतर शर्तें भी प्राप्त कर सकता है। तो जो इनकी अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर संचालन होने लगती है इनकी। और पांचवा क्या है कि गोपनीयता बने रहती है। इसमें गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है क्योंकि प्राधिकरण और निर्णय लेने को केंद्रीकृत किया जाता है। यह खुद को प्रतिकूल प्रचार से बचा सकता है। ठीक, अब अगला है क्या कि जोखिम से भी बच सकता है। यदि सहायक कंपनियां जोखिम भरा व्यवसाय करती हैं तो और विफल रहती हैं तो नुकसान किसको होती है, होल्डिंग कंपनियां। तो नुकसान होल्डिंग कंपनी को प्रभावित नहीं करता है, यह सहायक कंपनी में अपना दांव बेच सकता है। ठीक, तो ये सब क्या थी, इसके लाभ थे। चलिए एक बार फिर इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, तो गठन में आसानी होती है होल्डिंग कंपनियों के लाभ में। सेकेंड है इनकी बड़ी पूंजी होती है। और थर्ड है क्या है, तो प्रतियोगिता से बचे रहते हैं। और चौथा क्या है, तो बड़े पैमाने पर संचालन की अर्थव्यवस्था होती है। और पांचवा गोपनीयता बनी रहती है। और छठवां जोखिम से बचा जा सकता है। अब चलते हैं इसके नुकसान पे, यानी कि डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो सबसे पहला इसका है कि पूंजीकरण। क्योंकि होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की पूंजी एक साथ जमा हो जाता है, इसलिए इसका परिणाम पूंजीकरण से अधिक हो सकता है। शेयर धारकों को उनकी निवेशित पूंजी का उचित रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक, और सेकेंड क्या है, तो शक्ति का दुरुपयोग। एक होल्डिंग कंपनी के सदस्यों के वित्तीय देयता उनकी वित्तीय शक्ति की तुलना में नगण्य है। इससे अकारण ही शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है। जैसे कि कोई भी होल्डिंग कंपनी है तो उसको जो उसके पास अधिक शक्ति है तो वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता है, सिंपल सी। अब सहायक कंपनियों का शोषण। बिकॉज ये होता क्या है कि जो होल्डिंग कंपनियां यानी सूत्रधारी कंपनियां होती है उनमें सहायक कंपनियों के अंदर करीब 50+ मत होते हैं और उसके बाद 50+ उनके पास शेयर्स भी होते हैं। तो ऐसे में वो सहायक कंपनियों पे पूरा अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं, जिससे कि सहायक कंपनियों का जो सूत्रधारी कंपनियां यानी नियंत्रण कंपनियां यानी होल्डिंग कंपनियां होती हैं वो शोषण करते रहते हैं, और जिससे कि सहायक कंपनियों को बहुत ही मतलब एक तरीके से बहुत कम कीमतों के रूप में अपने जो प्रोडक्ट है बेचने या जो भी मतलब वो लोग बोले वैसा सहायक कंपनियों को करना पड़ता है। ठीक, और चौथा है हेरफेर। सहायक कंपनियों की जानकारी का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सहायक कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन की जानकारी का सट्टा गतिविधियों में लिप्त होने से दुरुपयोग किया जा सकता है। ठीक, पांचवा है आर्थिक शक्ति का एकाग्रता। होल्डिंग कंपनी का प्रबंधन करने वालों के हाथों में आर्थिक शक्ति का एकाग्रता है। आर्थिक शक्ति का ऐसी एकाग्रता सामान्य आर्थिक कल्याण के लिए हानिकारक होता है। और छठा है कि गुप्त एकाधिकार है। गुप्त एकाधिकार क्या है, तो इससे गुप्त एकाधिकार का निर्माण हो सकता है। एक गुप्त एकाधिकार प्रतियोगी को खत्म करने और नए फर्मों को प्रवेश को रोकने की कोशिश करते हैं। वे अनुचित मूल्य वसूल कर उपभोक्ताओं का शोषण भी करते हैं। तो
जैसा कि हम बातें की थी, और इसी के साथ ये जो वीडियो है इंड अप होता है। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस में बेल आइकन भी दबाइए और शेयर वगैरह भी कर दिया करिए, बिकॉज हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। ठीक, और कुछ भी आपको नया सीखना है तो हमें कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।